Hello students, good morning. Students, first of all, I have one information for all of you. You are not attending your Zoom classes regularly, and this can be very harmful for each and everyone who is not taking the class regularly. So each and every day you must be present in all the video lectures and all the classes, and you have to learn all the topics which are discussed in that particular class. बच्चों, आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो हमारा क्लास लेने का सेंस ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे एक एक क्लास अटेंड करें, और कोई भी आपको असाइनमेंट मिले तो उस असाइनमेंट को आप अच्छे से करें। सो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा चैप्टर जो हमने पिछली वीडियो क्लास में डिस्कस किया था, उसी की ही पिछली जूम मीटिंग में डिस्कस किया था, उसी की ही मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप लोग सभी अच्छे से सुने और सीखें। क्लियर? चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 मेन डॉक्यूमेंट्स जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। इनके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का प्रमोशन पॉसिबल नहीं है। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए मेमोरेंडम इज मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट which have to be prepared by each and every company for its incorporation and registration and promotion and for starting its business। तो बेटा, कंपनी का जो MOA है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इन 6 पार्ट्स को 6 क्लोज के नाम से जाना जाता है। देयर आर 6 क्लोजेज in memorandum of association, and these clauses are so important for each and every company. So let me discuss clause number 1। clause number 1 हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में, जिसमें कंपनी का नेम हम लिखते हैं। नेम क्लोज होता है ये। कंपनी का नाम क्या होगा और कंपनी को कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे फॉर दी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, और कंपनी को कौन सा वर्ड अपने नाम के साथ इस्तेमाल करना है वो भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस क्लोज कंटेन द नेम ऑफ द कंपनी विद विच कंपनी विल बी नोन, यानी इसमें कंपनी का नाम लिखा जाएगा और जिस नाम से कंपनी को जाना जाएगा, और नेम के साथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। और ये नेम आपने पहले से अप्रूव करवा रखा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास से। ओके, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। उसके बाद जो दूसरा क्लोज था वो था आपका सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में होगा उस स्टेट के एड्रेस को ये रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा कि पर्टिकुलर स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है और उसका ये एक प्रॉपर एड्रेस है। तो इस क्लोज में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की जानकारी दी हुई होती है। दिस क्लोज कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड किया जाएगा
उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई होती है। द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट द स्टेज बट इट मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसकी जानकारी आपको इमिडिएटली देना ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो 30 दिन के अंदर अंदर भी ये जानकारी दे सकते हैं। अभी ना दे के कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने की डेट से 30 दिन के अंदर आप ये जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हैं कि किस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होगा। ओके, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, क्या सिचुएशन क्लोज में चेंज किए जा सकते हैं, क्या स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है, क्या सिटी का नाम चेंज किया जा सकता है, क्या लोकेलिटी का नाम चेंज किया जा सकता है। तो आंसर इज यस। तो कब? पहला केस, अगर हेड ऑफिस शिफ्ट किया जा रहा हो वन स्टेट से अनदर स्टेट, तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा और इसमें साथ के साथ आपको अप्रूवल लेनी होगी उन दोनों स्टेट्स की जहां से आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जिस स्टेट में शिफ्ट करना है, दोनों स्टेट्स की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप सिचुएशन क्लोज में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेवाड़ी से अगर आप अपना हेड ऑफिस अलवर शिफ्ट करना चाहते हैं तो रेवाड़ी इज़ द पार्ट ऑफ हरियाणा एंड अलवर इज़ द पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ये दोनों में इस केस में दोनों स्टेट चेंज हो गए, हरियाणा से स्टेट राजस्थान हो गया। तो यहाँ पे आपको, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद 3/4 और 2/3 मेजोरिटी के साथ, और साथ में आपको दोनों स्टेट्स की जो भी ऑफिसेज हैं, रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, वहाँ से परमिशन लेनी होगी। एक से नाम हटाने के लिए बोलेंगे तो दूसरे को नाम ऐड करने के लिए बोलेंगे। क्लियर। दूसरा केस नंबर 2, अगर हेड ऑफिस वन सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाए, सेम स्टेट में ही, सेम जो आपका राज्य है उससे एक शहर से दूसरे शहर में अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको एसआर के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की परमिशन लेनी पड़ेगी जिस स्टेट का आपका हेड ऑफिस है। केस 3, अगर हेड ऑफिस एक ही शहर से एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में शिफ्ट कर दिया जाए, रेवाड़ी के एक मॉडल टाउन से लेके आपने वो अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर दिया नियर रेलवे स्टेशन, तो आपको क्या करना है, आपको उस स्टेट के रजिस्ट्रार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है और आप इमीडिएट अपना हेड ऑफिस चेंज कर सकते हैं, उसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो ये था चेंज इन सिचुएशन क्लोज। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट क्लोज की। ऑब्जेक्ट क्लोज, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्टिव। जिस पर्पज़ के लिए कंपनी को खड़ा किया है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। जिस पर्पज़ के लिए कंपनी को बनाया गया है वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो हर कंपनी का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हर कंपनी काम करती है। तो कंपनी कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेगी उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई होगी। तो यहाँ पे इस क्लोज को सबसे इम्पोर्टेंट क्लोज बोला गया है। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम। इट डिफाइन द पर्पज फॉर विच ए कंपनी इज फॉर्म्ड एंड फॉर विच इट कंडक्टेड इट्स बिजनेस ऑपरेशन। जिस पर्पज़ के लिए कंपनी को बनाया गया है वो पर्पज़ यहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो ऑब्जेक्ट है कंपनी का वो 2 टाइप के हो सकते हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो मेन ऑब्जेक्ट्स में आपको वो ऑब्जेक्ट्स लिस्ट आउट करने होंगे जिसके लिए कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया है, जिस प्रोडक्ट में कंपनी डील करेगी, जिस सर्विस में कंपनी डील करेगी, प्रोडक्शन करेगी या ट्रेडिंग करेगी, सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। तो जिस पर्पज़ के लिए जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है अदर ऑब्जेक्ट्स।
यानी मेन पर्पज़ के अलावा कुछ एक्टिविटीज़ आपको और करनी होती हैं जिससे आपके मेन ऑब्जेक्ट्स अचीव करने में आपको हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको अदर ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। दिस सब क्लोज इंक्लूड दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन मेन ऑब्जेक्ट्स बट दिस कैन बी नेसेसरी फॉर अचीविंग द मेन ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको परचेजिंग भी करनी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें भी आपको अदर ऑब्जेक्ट्स में लिखनी है। क्लियर पॉइंट? मेन पर्पज़ इज़ मेन ऑब्जेक्ट एंड अदर पर्पज़ इज़ अदर ऑब्जेक्ट। तो दोनों टाइप के ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल। आपका ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टेड विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। आईसी लिखा हुआ है यहाँ पे। आईसी का मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट से है कि आपके ऑब्जेक्ट जो हैं कंपनी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एक्ट उनके लिए मना नहीं करे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। उसके बाद बारी आती है बेटा ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इमोरल। आपके ऑब्जेक्ट इमोरल ना हो, यानी सोसाइटी की वैल्यूज़ को हिट करने वाले ना हों। आपके ऑब्जेक्ट ऐसे हों जो सोसाइटी उसको सपोर्ट करे, सोशल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हों। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए आपके। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं वाइल डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनीज। और ये ऑब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखने हैं। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ऑब्जेक्ट क्लोज में चेंजेस पॉसिबल हैं? तो आंसर इज यस। कैसे? एसआर और ओआर पास करके और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके तो आप अपने ऑब्जेक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। अगर एक बहुत बड़े चेंजेज हैं तो आपको एसआर पास करना होगा। अगर नॉर्मल चेंजेज हैं, अदर क्लोज में चेंजेज हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स में चेंजेज हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ओआर पास करके भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। क्लोज नंबर 4, लायबिलिटी क्लोज। दिस क्लोज स्टेट दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स ओन्ड बाय देम। यानी आपको पता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और उस लायबिलिटी को ही ये क्लोज डिफाइन करता है और बताता है कि ईच एंड एवरी शेयर होल्डर हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी, यानी जितने शेयर उसने खरीद रखे हैं वहाँ तक उसकी लायबिलिटी होती है। इफ़ ए शेयर होल्डर हैज़ परचेज 500 शेयर्स ऑफ ₹10 each and he has already paid ₹7 per share, then his liability will be limited up to ₹3 per share। अगर शेयर होल्डर ने ₹7 पे कर रखे हैं 10 रुपये में से तो उसकी लायबिलिटी केवल ₹3 ही है एक शेयर पे। और सपोज उसने 500 शेयर खरीद रखे हैं तो उसकी टोटल लायबिलिटी हो जाएगी ₹1500। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी केवल 1500 तक है, चाहे कंपनी को कितने भी हैवी लॉसेज क्यों ना हो, कंपनी के कितने भी लोन क्यों ना चल रहे हों। यू हैव टू पेड ओनली ₹1500 इफ़ यू हैव परचेजिंग 500 शेयर्स, ओके, एंड यू हैव ऑलरेडी पेड ₹7 पर शेयर। आगे बात आती है कि लिमिटेड लायबिलिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लिमिटेड लायबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स या 2 टाइप्स। पहला टाइप है लिमिटेड बाय शेयर्स और दूसरा टाइप है लिमिटेड बाय गारंटी। स्टूडेंट्स, लिमिटेड बाय शेयर्स में शेयर होल्डर की लायबिलिटी उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स की वैल्यू तक लिमिटेड होती है। नॉमिनल वैल्यू जो भी है शेयर्स की वहाँ तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इन गिवन एग्जांपल, आपने ऊपर एग्जांपल में देखा होगा कि 500 शेयर खरीद रखे हैं आपने ₹10 का एक, तो आपकी टोटल लायबिलिटी 5000 है, जिसमें से आपने ₹7 पे कर दिए यानी 3500 आपने पे कर रखे हैं। तो आपकी लायबिलिटी ₹3 एक शेयर पे रह गई, यानी ₹1500 आपकी मैक्सिमम लायबिलिटी है। इसे बोला जाता है लिमिटेड बाय शेयर्स। आपके शेयर तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। दूसरा पॉइंट है लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें आपके लायबिलिटी की वैल्यू जितनी आपने गारंटी दे रखी है इस कंपनी को तो उतना आपको अमाउंट पे करना होगा। कई केसेस में क्या होता है कि कंपनी शेयर कैपिटल नहीं रखती और उसमें शेयर होल्डर्स गारंटी देते हैं कि कंपनी को अगर हैवी लॉस हो जाते हैं
तो हम इतने की गारंटी देते हैं, हम इतना पेमेंट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स वहाँ तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी अप टू देयर अमाउंट ऑफ गारंटी। सो इसमें लिखा हुआ है द लायबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कैन गिव गारंटी इन केस ऑफ कंपनी इन द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन और फेसिंग डिफ़िकल्टीज, फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये था लिमिटेड बाय गारंटी। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या लायबिलिटी क्लोज में चेंजेस पॉसिबल हैं? तो आंसर है यस। लायबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, जो आपने पेड कर दी उस लायबिलिटी को आप घटा सकते हैं, और अनलिमिटेड आपकी लायबिलिटी को, आपकी जो अनपेड लायबिलिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और वो फॉर्मेलिटी मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। द लिमिटेड लायबिलिटी कैन बी इंक्रीज। जो भी आपकी लायबिलिटी बची हुई है लिमिटेड फॉर्म में, उसे आप बढ़ा सकते हैं। अनलिमिटेड नहीं बता रहा हूँ मैं, लिमिटेड ही रहेगी, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन विद 100% मेजोरिटी। एक 100% मेजोरिटी का प्रस्ताव लाके, जिस पे सारे शेयर होल्डर एग्री होंगे, एक भी शेयर होल्डर उसके ऊपर वोट अगेंस्ट नहीं करेगा, और सभी लोग उसके ऊपर एग्री होंगे, सभी अपनी लायबिलिटी को बढ़वाना चाहेंगे, तो ही आप लायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड अनएनिमस रिजोल्यूशन। और उसे आप बोलेंगे अनएनिमस रिजोल्यूशन, कि आप अनएनिमस रिजोल्यूशन पास करके अपनी लायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये था बेटा लायबिलिटी क्लोज। क्लोज नंबर 5 कैपिटल क्लोज। इस क्लोज में कंपनी की कैपिटल के बारे में लिखा हुआ होता है। आपको अच्छे से पता है व्हाट इज़ द कैपिटल। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय ओनर्स ऑफ द बिजनेस फॉर द ऑपरेशन, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी पैसा ओनर्स लगाएंगे बिज़नेस को रन करने के लिए, बिज़नेस को शुरू करने के लिए, तो उसे बोलेंगे आप कैपिटल। तो यहाँ पे कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं उसे बोला जाता है शेयर कैपिटल। और कंपनी के शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे बोलते हैं हम शेयर्स। तो कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी होगी वो कैपिटल क्लोज में आपको दिखाना पड़ता है। दिस क्लोज स्पेसिफाइज द अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट विच द कंपनी विल बी ऑथराइज टू रेज थ्रू द इशूइंग ऑफ शेयर्स। यानी जिसके लिए कंपनी को परमिशन मिल सकती है मैक्सिमम अमाउंट की, वो अमाउंट ही बोला जाता है ऑथराइज कैपिटल। और ऑथराइज कैपिटल की डिटेल आपको कैपिटल क्लोज में देनी पड़ती है कि कंपनीज ऑथराइज अप टू दिस अमाउंट। जितनी भी कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपकी ऑथराइज कैपिटल कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, क्योंकि पेड अप कैपिटल हमेशा ऑथराइज कैपिटल से कम होती है। तो आपकी ऑथराइज कैपिटल के बारे में कैपिटल क्लोज में लिखा होता है, और इसको नीचे एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है मैंने। फॉर एग्जांपल, ए कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹50 लाख शेयर्स, 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे 5 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपये का है। तो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो गई बेटा? 50 लाख। द ऑथराइज कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। इस कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। तो कंपनी की कैपिटल के बारे में जो जानकारी होगी वो होगी कैपिटल क्लोज में लिखी हुई। मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है उसकी जानकारी कैपिटल क्लोज में लिखी हुई होती है। अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लोज। क्या कैपिटल क्लोज में चेंजेस पॉसिबल हैं? आंसर इज यस। कैपिटल क्लोज को भी चेंज किया जा सकता है, ऑथराइज कैपिटल को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक एसआर पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, जिसमें शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे। और साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि वी वांट टू इंक्रीज और ऑथराइज शेयर कैपिटल बाय दिस अमाउंट। और अगर शेयर होल्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे देती है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो ये था चेंजिंग इन कैपिटल क्लोज। क्लोज नंबर 6, एसोसिएशन क्लोज। एसोसिएशन क्लोज एक जनरल क्लोज होता है, लेकिन ये सबसे मेन क्लोज माना गया है।
इस क्लोज में कम से कम 7 लोग पब्लिक कंपनी के केस में और कम से कम 2 लोग प्राइवेट कंपनी के केस में इस बात की डिक्लेरेशन देंगे कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने पूरी कर ली हैं और जो भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, सारे के सारे ऑथेंटिकेट हैं और फेयर डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारी कोई भी फ्रॉडली या डिसऑनेस्टली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी इंटेंशन यहाँ पे नहीं है। तो एसोसिएशन क्लोज में इस बात की डिक्लेरेशन वो देंगे। इन दिस क्लोज द सिग्नेचरीज ऑफ मेमोरेंडम स्टेट देयर इंटेंशन टू द एसोसिएशन विद द कंपनी एंड ऑल्सो गिव देयर कंसेंट टू परचेज द क्वालिफिकेशन शेयर्स। यानी वो कंपनी की इंटेंशन के बारे में बताएंगे कि कंपनी का पर्पज़ क्या है, कंपनी किस इंटेंशन के लिए काम करेगी और वो कंपनी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में अपनी कंसेंट भी देंगे और बताएंगे कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स इतने खरीद भी रखे हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 7 मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड बाय 2 मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और यहाँ पे सभी लोग 7 के 7 लोग या 2 के 2 लोग एक अपनी डिक्लेरेशन देंगे। कंपनी की जो प्रोसेस है, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट अनऑथेंटिकेट और अनफेयर डॉक्यूमेंट नहीं है। अल्ट्रेशन क्लोज में क्या चेंजेस पॉसिबल हैं? आंसर इज़ नोट। अल्ट्रेशन क्लोज कैन नॉट बी चेंज बाय एनी एग्रीमेंट, बाय एनी रेजोल्यूशन, बाय एनी अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, देर आर 6 क्लोज इन कंपनी इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहला क्लोज है आपका नेम क्लोज, दूसरा है सिचुएशन क्लोज, तीसरा है बेटा तीसरा क्लोज है आपका लायबिलिटी क्लोज, सॉरी ऑब्जेक्ट क्लोज। चौथा था आपका ऑब्जेक्ट क्लोज। पांचवा क्लोज था आपका कैपिटल क्लोज और छठा क्लोज है आपका एसोसिएशन क्लोज। तो इन 6 क्लोजेज में कंपनी की ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। आप इस लेक्चर को देखें। मैं इस लेक्चर को ऑलरेडी जूम क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ और आप लोगों से मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग सभी बच्चे क्लास अटेंड करें और सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, जिससे आपका लॉस ना हो। थैंक यू सो मच।